हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी स्टोन एज की सीरीज चल रही थी। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूलिथिक एज यानी कि नवपाषाण काल के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पैलियोथिक यानी कि पुरापाषाण काल, मीसोलिथिक यानी कि मध्यपाषाण काल को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूलिथिक यानी कि नवपाषाण काल के बारे में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो स्टोन एज है उसके 3 हिस्से में हमें इसको पढ़ना था, पैलियोथिक, मीसोलिथिक और न्यूलिथिक। तो आज की क्लास में हम लोग न्यूलिथिक नवपाषाण काल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं इसका टाइम पीरियड कितना है, 8000 से लेकर के 6000 BC तक का इसका टाइम पीरियड है। इससे पहले हम लोगों ने मीसोलिथिक पीरियड पढ़ा था, तो मीसोलिथिक का पीरियड मैंने आपको कितना बताया था, 10,000 से लेकर के 8000 तक का। ठीक है, तो आप लोगों को सारे टाइम पीरियड भी याद होने चाहिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और न्यूलिथिक बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जितनी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। उसके लिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना। यहाँ पे मैं आपको जितनी भी बातें बताऊँ न्यूलिथिक एज के बारे में स्टूडेंट बहुत ही सफिशिएंट होगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही हो, अदरवाइज आप कोई भी अगर आप यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हो या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं न्यूलिथिक एज को अगर हम बात करेंगे तो इसको फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इसको अगर हम बात करेंगे तो न्यूलिथिक एज को और क्या नाम से जाना जाता है, इसको और बोलते हैं न्यू स्टोन एज के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यू स्टोन एज किसको बोला जाता है, तो वो होता है आपका न्यूलिथिक एज यानी कि नवपाषाण काल को। आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूलिथिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको पैलियोथिक, पुरापाषाण काल और मीसोलिथिक यानी कि मध्यपाषाण काल के बारे में भी बताया था। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपकी मीनिंग में आपको बता रही हूँ कि न्यूलिथिक का क्या मतलब होता है। अगर हम न्यूलिथिक यानी कि नवपाषाण काल के बारे में देखेंगे तो न्यूलिथिक का अगर हम वर्ड देखोगे आप न्यू, ठीक है, वर्ड अगर आप देखोगे न्यू तो न्यू का मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है, न्यू मतलब कि नया। अगर मैं लिथिक की बात करूँ तो लिथिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे पत्थर। तो अगर हम पूरा अगर आप इसको मिलाओगे तो इसको क्या बोलोगे, नया पत्थर। ठीक है, तो न्यूलिथिक एज यानी कि नवपाषाण युग का शब्द का अगर आप मतलब देखोगे तो उसका होता है न्यू स्टोन एज यानी कि नए पाषाण युग। क्लियर हो गया, आपके एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है कि न्यू स्टोन एज किसे बोला था, तो वो है न्यूलिथिक। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मिडल स्टोन एज, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा मिडल स्टोन एज किसे बोला जाता है तो आपको याद रखना है वो आपको मध्यपाषाण काल यानी कि मीसोलिथिक एज को बोला जाता है। ठीक है, अगर आपसे यही पूछा जाए कि ओल्ड स्टोन एज किसे बोला जाता है तो आपको याद रखना है उसको पैलियोथिक पीरियड को बोला जाता है। इट मीन्स यानी कि पुरापाषाण काल को बोला जाता है। तो ये तीनों के आप लोगों के इसके अदर नेम भी आप सबको याद रखने हैं। क्लियर हो गया, पैलियोथिक यानी कि सबसे पुराना हमने पीरियड देखा, सबसे पहला जो हमने युग पढ़ा था पाषाण युग में वो पैलियोथिक कहलाता है। जो मिडल का है, बीच का है, उसे मीसोलिथिक यानी कि मिडल स्टोन एज के हम लोग नाम से जानते हैं। और जो नया आएगा न्यूलिथिक, जिसको हम न्यू स्टोन एज के नाम से जानते हैं। उसके टाइम पीरियड भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। तो नवपाषाण काल में अगर हम पहुंच गए, आपने देखा था जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मीसोलिथिक पीरियड में क्या हुआ था, वेदर में हमें चेंजेस देखने को मिलते, क्लाइमेट में चेंज आ गया था। अब कुछ गर्मी देखने को मिलती है जिससे क्या होता है, जो बर्फ थी वो सारी की सारी मेल्ट हो जाती है। अब हमें हर जगह लोग देखने को मिलते हैं। अब लोग हैं तो वो लोग वहाँ पे काम भी करते हैं, हंटिंग, गैदरिंग, ये सारे काम, फिशिंग, ये सब कुछ हमने मीसोलिथिक पीरियड में देखा था। तो अब हमने ये बात अब मैं अगर आपको बताऊं तो न्यूलिथिक पीरियड में हमें आपको देखने को मिलेगा नवपाषाण काल में अब यहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जैसे जैसे बर्फ पिघलने लगी तो हमें यहाँ पे कुछ ग्रीनरी यानी कि कुछ हरा भरा भी जमीन पे देखने को मिला। तो यहीं से हमें कुछ यहाँ के जो लोग थे उस समय के न्यूलिथिक पीरियड के, उन्हें क्या क्या आइडिया है, उन्होंने क्या क्या करने का सोचा, आइए चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम बात करेंगे न्यूलिथिक एज की इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट हैं यहाँ पे ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, नॉर्दर्न इंडिया द न्यूलिथिक एज इमर्ज अराउंड 100 BC बट एट सेम प्लेसेस साउदर्न और ईस्टर्न इंडिया इट वाज लेट 100
1000 BC। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो नॉर्दर्न इंडिया था, जो उत्तर भारत का हिस्सा है, वहाँ पे जो नवपाषाण युग का अगर आप लोग समय देखोगे तो लगभग 1000 ईसा पूर्व था। ठीक है। तो लेकिन अगर हम बात करेंगे साउथर्न वाले, दक्षिण वाले और आपके ईस्टर्न यानी कि पूर्वी भारत में देखोगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है क्या, न्यूलिथिक एज, नवपाषाण काल युग हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें जैसे कि आप लोग जानते हो कि प्री हिस्टोरिक एज, हमें इसे क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक एज यानी कि प्राग्ञ ऐतिहासिक काल के नाम से हम जानते हैं, जिसमें हम लोग स्टोन एज के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वी गॉर्डन चिल्डे। ठीक है। वी गॉर्डन चिल्डे ने क्या किया था, नवपाषाण काल को नवपाषाण काल की संज्ञा दी थी। इन्होंने न्यूलिथिक पेज को न्यूलिथिक रेवोल्यूशन दिया था। ये टर्म अगर पूछा जाए एग्जाम में, यूजीसी नेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि न्यूलिथिक फेज का और न्यूलिथिक रेवोल्यूशन का जो टर्म दिया था वो किसने दिया था, तो वो दिया था वी गॉर्डन चिल्डे ने। क्लियर हो गया। यही अगर मैं बात करूं, साथ ही साथ इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस कराया था, क्योंकि इसमें मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक और जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे, जिसके परिणाम से वो हमारा जीवन में यहाँ पे प्रभावित हुए। यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि इस मैन ने क्या किया था, बहुत से सोशल इकोनॉमिक यहाँ पे लाइफ में चेंजेस देखने को मिलते हैं, और इसका रिजल्ट क्या रहा, इसके कॉन्सिक्वेंस हमें ये देखने को मिलते हैं कि इस वजह से ह्यूमन की लाइफ में हमें बहुत असर देखने को, अफेक्ट देखने को मिलता है। ये सब कुछ अभी आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी आप ये समझ लो कि वी गॉर्डन चिल्डे हैं जिन्होंने न्यूलिथिक एज यानी कि न्यूलिथिक रेवोल्यूशन का जो टर्म है ये इन्होंने दिया था। आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। अब हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखोगे कि न्यूलिथिक एज में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, किस किस बारे में आपको याद रखना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन, मतलब अब यहाँ पे खेती करना यहाँ पे शुरू हो जाता है, और अब जानवरों को पालतू बनाना भी शुरू कर दिया गया था। ठीक है। अब तक सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स थे। ठीक है। शिकार किया जाता था, लेकिन न्यूलिथिक फेज में अगर हम आते हैं और देखते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जानवरों को भी अब पालतू बनाया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगी इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी, अब हमें टेक्नोलॉजी में भी क्या मिलेगा, इनोवेशन देखने को मिलेगा। ठीक है। क्योंकि अभी तक ये आपको जैसे कि मैंने आपको बताया था, मीसोलिथिक पीरियड में हम लोग देखते हैं कि हमारे जो टूल्स होते हैं वो छोटे छोटे हो जाते हैं, लेकिन अब हम जैसे कि हम न्यूलिथिक पीरियड में आते हैं, अब लोगों ने जब यहाँ खेती करनी शुरू कर दी तो यहाँ पे अपने जो इनके इक्विपमेंट्स थे, जो इनके हथियार थे, औजार थे, जो ये लोग खेती के लिए यूज़ करते थे, उन्होंने इसको शेप, साइज, अच्छा आकार, ठीक है, पॉलिश वॉलिश करके बना दिया था। नेक्स्ट में अगर बात करूंगी, अब हमें न्यूलिथिक फेज में पोएट्री यानी कि बर्तन के इन्वेंशन भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि न्यूलिथिक पीरियड में खेती करना जब शुरू कर दिया, जब हम खेती करेंगे तो अनाज हमें रखने के लिए कहीं तो कुछ चाहिए होगा, तो यहाँ पर हमें बर्तन के इन्वेंशन भी देखने को मिले हैं। नेक्स्ट में बात करूंगी इमरजेंस ऑफ सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटी। अब आप एक बात बताओ स्टूडेंट, अगर हमें खेती करनी है तो हमें क्या करना होगा। अभी तक हमने पैलियोथिक और मीसोलिथिक पीरियड में, मतलब कि पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल में लोग क्या थे, पैलियोथिक पीरियड में हमने देखा कि लोग उस जगह पे नहीं रह सकते थे कभी भी एक जगह, क्योंकि वो बर्फ वाला एरिया होता था, पूरा आइस से कवर होता था, तो लोगों को और एनिमल्स को सफ़र करना, यहाँ पे स्टे करना मुश्किल था। मीसोलिथिक पीरियड में हमने देखा था कि लोग अब वहाँ धीरे धीरे रहने लगे। ठीक है। लेकिन वहाँ बना के नहीं रहने लगे, एक टाइम तक रहते थे फिर वो दूसरी जगह चले जाते थे। लेकिन अगर मैं न्यूलिथिक पीरियड की बात करूँ, नवपाषाण काल की, अगर हमें खेती करनी है तो उसके लिए हमें एक जगह पे रहना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें अपनी एग्रीकल्चर यानी कि खेती की, अपनी फसलों की सेवा करनी होगी, उसको सिंचाई देना होगा, सीड्स डालने पड़ेंगे टाइम टू टाइम, है ना। तो ये सारे काम देख रेख करने के लिए अब यहाँ पे लोग माइग्रेशन, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं घूम सकते थे, उसके लिए उन लोग को क्या करना पड़ा, उसी के अपने ही वहीं पे घर को परमानेंट अब करना पड़ा। अभी तक जो उनके घर थे वो टेम्पररी थे, लेकिन न्यूलिथिक फेज में आप लोग देखोगे तो वो परमानेंट हो जाता है। नाउ द लास्ट वन लिस्ट आपका सबसे लास्ट वन अगर आप देखोगे, डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन सेक्स ऑन एज। अब यहाँ पे जब एग्रीकल्चर होगा, खेती होगी, तो यहाँ पर लेबर्स भी रखे जाएंगे और लेबर्स को भी बांटा गया था अकॉर्डिंग टू सेक्स और एज के बारे में। तो ये आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें न्यूलिथिक पीरियड में देखने को मिलता है, और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया। जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हो स्टूडेंट, ये सबसे पहले आपका ये पोएट्री है,
ये बर्तन है जो आप लोग देख रहे हो। तो इस बर्तन में ये लोग क्या करते थे, जो भी अनाज उगता था उस सबको इसमें स्टोर करके रखते थे। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे खेती कर रहे हैं सब, अब सबों ने खेती करना भी शुरू कर दिया। और अगर आप यहाँ देखोगे घर जहाँ पे ये लोग रहते थे और इन्होंने स्टोरेज, ठीक है, जो भी ग्रेन होता था, अनाज होता था, उसको स्टोर करने के लिए अब इन्होंने यहाँ पे पिट हाउसेज बनाने शुरू कर दिए। तो आइए चलिए इन पांचों को हम लोग डिटेल में समझते हैं। अगर आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो, कमेंट करके बताओ यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अब हम समझने वाले हैं बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले न्यूलिथिक पीरियड में हमें देखने को मिलता है कि लोगों ने अब खेती करना शुरू कर दिया और पशुपालन की शुरुआत हमें न्यूलिथिक फेज में देखने को मिलता है। सबसे पहला पॉइंट अगर आप देख सकते हैं, द यूज ऑफ शार्प एंड पॉलिश न्यूलिथिक टूल मेड इट इजियर टू कल्टीवेट द सॉइल। तो यहाँ पे अब इनके टूल्स अगर आप देखोगे, न्यूलिथिक लोगों के, नवपाषाण काल के जो लोग थे, इनके उपकरण अगर आप लोग देखोगे तो वो कैसे थे, नुकीले होने लग गए, शार्प हो गए, पॉलिश इन्होंने करा दिए। ठीक है, पॉलिश किए हुए औजार अब ये लोग यूज करने लगे। क्यों? ये बहुत इजी रहता था इन लोगों को, सॉइल जो मिट्टी होती है उसकी खेती करने के लिए इनको इस चीज का आसानी पड़ती थी। ठीक है, तो ये इजी पड़ता था। आगे अगर हम बात करेंगे, जब जो न्यूलिथिक मैन थे कल्टिवेटेड लैंड एंड ग्रीव फ्रूट्स एंड कॉर्न लाइक रागी एंड हॉट्स ग्राम। अब इन लोगों ने क्या कर दिया, जो नवपाषाण काल के जो लोग थे उन्होंने अब जमीन पर क्या खेती करना शुरू कर दिया। रागी उगाने लगे, घोड़े के जो चने होते हैं वो सारी, मकई हुए आपका में, कॉर्न हुआ, फल हुए, फ्रूट्स हुए, ये सब कुछ अब न्यूलिथिक जो मैन थे, नवपाषाण काल के जो लोग थे, उन्होंने उगाना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे इन लोगों ने क्या करा, जानवर है उनको पालना शुरू कर दिया, पालतू बना लिया। कैटल यानी कि जो भेड़ होते हैं, शिप, कैटल यानी जो मवेशियाँ होती है, यानी कि आपके जो काऊ होते हैं, ठीक है, चिप होती हैं, गोट होती हैं, इन सबको अब क्या करना शुरू कर दिया, उनको डोमेस्टिकेशन यानी कि पालतू बना लिया, ताकि दैट वॉज इमरजेंस ऑफ सेटल एग्रीकल्चर कम्युनिटी। और धीरे धीरे हमें बसे हुए जो कृषि इनकी कम्युनिटीज है, जो उनके समुदाय हैं, ये धीरे धीरे हमें बढ़ते हुए नजर आते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं जो कैटल्स हैं, शिप है, गोट है, ये इनके बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। आप ठीक है, जैसे मिल्क आप लोग देख सकते हैं, मिल्क से भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जानवरों को पालतू बनाने का अगर आपसे पूछा जाए, एनिमल डोमेस्टिकेशन हमें कौन से पीरियड में देखने को मिलता है, तो वो है आपका नवपाषाण काल यानी कि न्यूलिथिक एज में। और खेती की शुरुआत भी सबसे पहले कहाँ हुई थी, न्यूलिथिक एज में। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए सबसे पहले जो खेती हुई थी, ये इसका एविडेंस हमें देखने को कहाँ मिलता है, क्योंकि अगर हमें इतिहास में किसी की भी चीज़ के बारे में कुछ भी पता चलता है तो उसके बारे में हमें कहीं ना कहीं से एविडेंस तो जरूर मिला होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, क्वेश्चन यहाँ से 100% पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर, खेती का एविडेंस जो हमें पता चलता है कि हाँ न्यूलिथिक पीरियड में, नवपाषाण काल में खेती के एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं, खेती की शुरुआत हुई थी। ये बात हमें कहाँ से पता चलती है, मेहरगढ़ से। ठीक है, जो मेहरगढ़ आपका बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में ये जगह है, यहाँ से हमें खेती के, एग्रीकल्चर के एविडेंस देखने को मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब कुछ नोट डाउन कर लेना। यहाँ तक आप सबको बातें समझ में आ गई। पहला पॉइंट हमें अब तक 5 में से सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, खेती की शुरुआत देखने को मिलती है और जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगी, अब टेक्नोलॉजी में इनोवेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था मीसोलिथिक मध्यपाषाण काल के समय पर हमें अब वहाँ पे क्या होता है, बहुत छोटे छोटे हमें वहाँ पे देखने को मिले कि टूल्स को बहुत छोटे छोटे कर दिया गया था। लेकिन अब न्यूलिथिक के समय पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर जो औजार बनाए गए वो उन्हें पॉलिश किया गया, पैक किया गया था, और ग्राउंड स्टोन टूल थे, मतलब कि इन्हें पॉलिश किया गया, पैक्ड की मतलब बहुत चोच वाले जो नुकीले होते हैं ना, वैसा बनाया गया। और जमीन के पत्थरों को, औजारों को क्या किया इन्होंने, जो उन सबको इन्होंने टूल्स बनाए थे, अपने उत्पादन करना इन लोगों ने शुरू कर दिया। अब आप लोग यहाँ पे इस फिगर में भी देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपका ये हथौड़ी है, ठीक है, कितने पैने यहाँ से नुकीले हैं, ताकि क्योंकि अब इन्हें खेती करनी थी तो उन्होंने अब उस पर अपने, उसके लिए इनके टूल्स यानी उपकरण भी अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगी, दे डिपेंड ऑन पॉलिश स्टोन अदर देन क्वार्टेज फॉर मेकिंग टूल्स। तो वे अपने औजार बनाने के लिए क्वार्टेज के अलावा
क्वेटीज अगर आपको याद होगा तो मैंने पैलियोलिथिक पुरापाषाण काल में आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था पुरापाषाण काल में सबसे भारी खुरदुरे वाले उनके हमें टूल्स देखने को मिलते हैं। मीसोलिथिक में हमें, मध्यपाषाण काल में हमें छोटे छोटे औजार देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ न्यूलिथिक में, तो न्यूलिथिक में पॉलिश होते थे, ठीक है, पॉलिश स्टोन हमें देखने को मिलता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तीनों का टूल्स में क्या क्या डिफरेंस है ये आपको याद रखना है। द यूज ऑफ सेल्ट वॉज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर ग्राउंड एंड पॉलिश हैंड एक्सेस। तो जो सेल्सिस का उपयोग ये लोग जमीन और पॉलिश के जो हैंड एक्सेस होते थे ना, जो हथौड़े होते थे, उसके विशेष रूप से सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता था, ठीक है, क्योंकि अब इन लोगों को खेती करनी है तो इन्होंने इसी तरीके से अपने पॉलिश कर दिए, उसको शेप नुकीला बनाना शुरू कर दिया था, जो नवपाषाण काल के जो लोग थे। आगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लो। अगर मैं बात करूंगी पत्थर के जो औजार के अलावा भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें हड्डियों के ऑब्जेक्ट भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, हमें यहाँ पे हड्डियां भी देखने को मिलती है, जिससे कि ये लोग नीडल्स, स्क्रैपर्स, बोरर, एरोहेड्स, पेंडेंट्स, बैंगल्स और इयरिंग्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। याद रखना, न्यूलिथिक पीरियड में हमें यहाँ पर पत्थरों के औजार के अलावा जो अलग अलग तरीके की अस्थिस्थ वस्तुएं भी, यानी कि बोन ऑब्जेक्ट भी मिलते हैं, जैसे कि सुई, स्क्रैपर, बोरल्स, एरोडेट, पेंडेंट, चूड़ियाँ और झुमके भी हमें न्यूलिथिक के समय में देखने को मिले थे। नेक्स्ट पॉइंट में बात करूँ तो यहाँ पर जो नए पॉलिश टूल को क्या था, जो नए नए इन्होंने उपकरण बनाए थे पॉलिश वाले, ये लोगों को आसान पड़ता था खेती करने के लिए, शिकार करने के लिए, ठीक है, ताकि ये क्या कर सके, बेहतर तरीके से अंजाम देने वाले इन्होंने आसान बना दिया, ताकि अब क्या नुकीले हैं, ठीक है, पॉलिश कर दिए हैं, तो अब ये अपने काम जो है बहुत अच्छे और आराम और ईजिली से कर सकते थे। तो ये हमने इनके टेक्नोलॉजी में इनोवेशन देखा। जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं उसको हम इनोवेशन कहते हैं। तो हमें अपने टेक्नोलॉजी में आपने देख लिया कि इन्होंने किस तरीके से इनोवेट किया था। आगे बढ़ेंगे, थर्ड पॉइंट जो है अब हमें यहाँ पे देखने को मिलता है पोइट्री। अब हमें पोइट्री के भी आविष्कार देखने को मिलते हैं, कौन से पीरियड में, नवपाषाण काल के समय पर। तो नवपाषाण काल में मैंने आपको बताया था कि लोग अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पोएट्री यानी कि बर्तन बनाने शुरू कर दी, जो कि हाथ से बनाते थे, ठीक है, और ये आप जानते हैं किसकी वजह से, जो पोटर व्हील है, आप लोगों ने कुम्हार को देखा होगा, तो व्हील के थ्रू आप लोगों का ये पोट, मिट्टी के थ्रू मिट्टियों के बर्तन इन्होंने बनाने शुरू कर दिए थे। अब बात करते हैं जो ये पोएट्री है, जो ये बर्तन है किस तरीके के होते थे। ये काले जले हुए बर्तन, ग्रे बर्तन और चटाई प्रभावित बर्तन शामिल थे, ठीक है। ब्लैक बर्निश वेयर, ग्रे वेयर और मैट इम्प्रेस्ड वेयर होते थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, इसलिए ये कहा जाता है कि बड़े पैमाने पर मिट्टी के बर्तन इस चरण में हमें दिखाई देते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि बर्तन यानी कि पोएट्री के एविडेंस जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो वो आपके न्यूलिथिक पीरियड में देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपके ऑप्शन में हड़प्पन भी होगा, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के आने से पहले पहले ये चीज़ हम लोगों को न्यूलिथिक पीरियड में देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें खेती के एविडेंस देखने को मिले। अगर हम कुछ भी उगाएंगे, अनाज करेंगे, तो कहाँ रखेंगे, उसको स्टोर करने के लिए ये बर्तन का उपयोग किया गया था। क्लियर हो गया। बर्तनों को साथ स्टोर करने के साथ साथ अब लोगों ने खाना बनाना भी इसी में शुरू कर दिया था, ठीक है। खाने को भी, जो भी खाना ये लोग बनाते थे उसको स्टोर भी अपने इसी पोएट्री में, इसी बर्तन, मिट्टी का जो उनका बर्तन ये लोग बनाते थे उसी में ये लोग स्टोर करते थे। आगे बढ़ेंगे, फोर्थ अगर हम पॉइंट देखेंगे तो फोर्थ पॉइंट है एमरजेंस ऑफ सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटीज़। तो अगर हम बात करेंगे, अब यहाँ पे जो लोग थे वो आत्मनिर्भर थे। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमें खेती करनी है, कृषि करनी है, क्रॉप्स उगाने हैं, फसलें उगानी है, तो उसके लिए अब लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं घूम सकते, क्योंकि उन्हें अपनी खेतियों की, अपने फसलों की सेवा पानी करने के लिए वहीं पर रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ के लोग अब क्या हो चुके थे, सेटल हो चुके थे। अब वो परमानेंट सेटलमेंट, अगर हम इसे क्या कहेंगे, परमानेंट सेटलमेंट, अब वो यहाँ पे परमानेंट सेट हो गए थे। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि लोग अब अपने घर बनाना यहाँ से शुरू कर देंगे। जैसे जैसे अब आप घर बनते हुए देख लोगे, तो यहाँ पर अब हमारी क्या बनने लग जाएगी, एक तरीके से सोसाइटीज़ बनने लग जाएगी, एक गांव बनने लग जाएगा, ठीक है। लोगों ने अब अपने घर बनाने अब शुरू कर दिया, वो सेटल होने लग गए। अभी तक वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, लेकिन हमें नवपाषाण काल में क्या देखने को मिलता है, लोग अब सेटल होने लग गए। अब हमें वहाँ पे सर्कुलर और रेक्टेंगुलर
शेप के घर देखने को मिले जो कि मड और रीड से बने हुए थे। मिट्टी और रीड से बने हुए घर हमें देखने को मिले। शेप याद रखना, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर हाउसेस हमें देखने को मिले थे। साथ ही साथ हमें और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि हमें यहाँ पे जो नौकाएं बोट एंड कुड स्पिन कॉटन वुल एंड वीव क्लोथ। अब हमें यहाँ पे साथ में देखने को मिलता है कि यहाँ पे कॉटन, वुल, ऊन और बुनाई के कपड़ों को भी स्पिन कर सकते थे। ये सारी चीजें अब हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, क्योंकि अब आप लोगों ने देखा कि लोगों को यहाँ पे अब कॉटन के बारे में भी पता चल गया था। कॉटन की चीजें भी अब यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे अब लोग टेम्पररी नहीं परमानेंट सेटलमेंट हो गए थे, एक जगह रहने लगे। अब जब सब लोग सेटल होने लग गए तो अब भी मैंने आपको बताया अब यहाँ पे हमें गांव बसने लगा। ठीक है, अब हमें एक गांव बसने, घर बनने लगे थे। चौथा पॉइंट आप सबको समझ में आ गया। बात करेंगे पांचवें पॉइंट की। पांचवें पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डिवीजन होने लगा काम। अब ऑब्वियस सी बात है, खेती करेंगे तो लेबर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या किया गया था कि समाज के लिए जो भी हमें सोसाइटी में देखोगे तो यहाँ पर अब हमें लेबर की भी ज़रूरत थी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करा गया, जितने भी नॉन किन्शिप समूह को श्रम को खरीद दिया गए। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, लोग अब काम करने आए। अब अपने लेबर अगर आप यहाँ देखोगे समूह के श्रम से भी श्रम को खरीद की गई। यहाँ पर आप याद रखना, पहले के समय में अगर आप लोग जानते हो तो स्लेव्स होते थे, ठीक है, लेबर्स होते थे, इन सबको क्या खरीदा जाता था। तो ये सब हमारे पांचवा देखा है कि यहाँ पर अब खेती करने के लिए लेबर्स को भी रखा गया था। तो ये थे कुछ 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नवपाषाण काल से रिलेटेड याद रखने। क्वेश्चन यहाँ से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने इतना भी कर लिया तो आप लोग बहुत अच्छे से अपना एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। क्लियर हो गया? अगर आप लोगों को यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ आया तो जल्दी से जल्दी एक बार लाइक शेयर कर दो और सब बताओ कि आप लोगों को एक बार समझ में आ गया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं स्टूडेंट आप लोगों को न्यूलिथिक साइट नवपाषाण काल के स्थल के बारे में बताऊंगी। वेरी इंपॉर्टेंट, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो ये वाली स्लाइड बिल्कुल मत छोड़ना। यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा कि कौन सी साइट से हमें कौन सी चीज़, किस चीज़ का एविडेंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये पढ़ाने से पहले मैं एक बार आपसे सकूँ, अगर कोई भी मेरी वीडियो शुरू से देखता हुआ आ रहा है एंशिएंट हिस्ट्री की जिसमें मैंने अभी तक आप लोगों को सोर्सेस पढ़ा दिए हैं और मैंने साथ ही साथ आपको स्टोन एज पढ़ा दिया है। ठीक है, स्टोन एज भी हमने 3 तरीके के पढ़े, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो जिस भी स्टूडेंट ने मेरी पूरी की पूरी वीडियोस देखी हैं, वो नोट्स बना रहा है, तो आप मुझे मेरे मेल पे उसको सेंड कर सकते हैं ताकि आप कोई भी इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी स्टूडेंट के, तो अगर आप लोगों ने पूरे के पूरे नोट्स बनाए हैं तो आप मेरी मेल आईडी पे मुझे सेंड कर सकते हैं। जिसने भी नीट एंड क्लीन बनाया होगा, मेरी मेल आईडी आप सब लिख सकते हैं। ठीक है, मेरी मेल आईडी है siddhi2020@gmail.com। ठीक है, तो आप मुझे इस पे मेल कर सकते हैं। जिस भी स्टूडेंट ने मेरी पूरी एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियो देखी है और वो नोट्स बना रहा है, तो आप मुझे इस वाले मेल पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वेट करूंगी कि किस स्टूडेंट ने मेरी पूरी वीडियो देखी है और पूरे नीट एंड क्लीन तरीके से उसने ये नोट्स बनाए हैं। मैं आपको 100% दे रही हूँ, अगर आप लोगों ने इस नोट्स को अच्छे से बनाया, अच्छे से पढ़ा, तो आप अपने एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है एक से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सब कुछ ऐड करूँ, कुछ स्किप नहीं किया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे न्यूलिथिक साइट की, नवपाषाण काल के स्थल की। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर समझना। सबसे पहले हम बात करेंगे बुर्जहोम की। बुर्जहोम आपको पता है जम्मू कश्मीर में है। आपको जगह भी याद रखना है और उस जगह की क्या विशेषता है एग्जाम में पूछा जाएगा। यूजीसी नेट का एग्जाम, चाहे आप जीआरएफ देना चाहते हो, चाहे आप नेट का एग्जाम देना चाहते हो, चाहे उठा के देख लो, आपसे साइट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक में जितने भी प्लेसेस मैंने आपको कराए हैं, उसके एविडेंस, उसकी इम्पोर्टेंस जो भी और उसकी जगह कहाँ पर है, जितना भी कुछ बताया वो सब कुछ नोट डाउन कर लो। पेपर में आपके यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर मैं बात करूँ बुर्जहोम कहाँ पर है, आपके जम्मू कश्मीर में है। इसका क्या इम्पोर्टेंस हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर हमें रेक्टेंगुलर चॉपर देखने को मिलता है। डोमेस्टिक डॉग ब्यूरिड, जो यहाँ पर डोमेस्टिक कुत्ते होते हैं, उनकी कब्र देखने को मिलती है।
ठीक है, जो दफनाए जाते थे। ये एविडेंस हमें कहाँ मिला था? बुर्जहोम, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में। सेकंड अगर मैं बात करूंगी दूसरी साइड की, तो वो है आपका ग्रुफ कॉल। तो ग्रुफ क्रॉल की अगर मैं बात करूँ, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ पे हमें क्या मिलता है? यहाँ पर हमें पिट मिलता है, गड्ढे, घर में गड्ढे, पिट ड्वेलिंग। यहाँ पर ये लोग क्या करते थे? जो उनके बर्तन है उसमें स्टोर करने का काम ये लोग यहीं पे करते थे। स्टोन टूल, जो हमें पत्थर के औजार भी देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ जो कब्रिस्तान के लिए भी ये फेमस था। ये जगह कहाँ थी? अगर ये सब पूछा जाए तो याद रखना इसका आंसर क्या था? गुफ कराल। तो गुफ कराल में हमें पिट ड्वेलिंग, स्टोन टूल और ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान देखने को मिलते हैं। थर्ड साइड की बात करूँ, चिरांद यानी जो कि बिहार में है। ये भी याद रखना चिरांद कौन से स्टेट में, ये भी पूछा जाता है। सारी चीज़ें याद रखनी है, आपके एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जाता है। बुर्जहोम, गुफराल और चिरांद जो है, ये तीनों साइट कौन सी पीरियड की है? पैलियोथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक या चालकोलिथिक? तो आपको ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको मैं आपसे यही कहूँगी कि साइट्स तो तीनों में से किसी के भी स्किप मत करना, तीनों को अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। चिरांद में बिहार की बात करूँ, कंसिडरेबल बोन इम्प्लीमेंट स्पेशली मेड ऑफ एल्टर्स, हॉर्न और डियर्स। तो हमें यहाँ पे चिरांद, अगर आप बिहार में जगह देखोगे तो यहाँ पे हमें हड्डियाँ मिलती हैं, जैसे कि सींग से बना हुआ, यानी कि हिरन के सींग भी मिलते हैं। ये सारे एविडेंस हमें चिरांद यानी बिहार में देखने को मिलते हैं। अब मैं नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट साइट की, तो वो है आपकी मास की, ब्रह्मगिरी, पीकीहाल और आपके लास्ट होगा तक्का लोटा। तो ये चार जगह याद रखनी है। ये चारों की चारों आपकी कर्नाटक में है। यहाँ पर हमें कैटल हर्डिंग के एविडेंस मिलते हैं, जहाँ पे मवेशियों के जो झुंड हमें देखने को मिलते हैं, ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? इन सारी जगहों पर। नेक्स्ट मैं बात करूंगी बेलन वैली की। बेलन वैली आप सभी जानते हैं ये कहाँ पर है? विंध्या यानी कि मिडिल पार्ट ऑफ नर्मदा वैली के पास है, ठीक है। यहाँ पर हमें ये तीनों के तीनों ही आपके पेलियोथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक फेज में हमें ये तीनों के तीनों में बेलन घाटी देखने को मिलता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी कोल्डी हवा। तो कोल्डी हवा में आपको पता है बेलन वैली में है। और यहाँ पे नवपाषाण काल, आपका कालकोलिथिक और आपके जो आयरन एज है, आयरन एज, ये 3 गुना आपको क्या करता है? अनुक्रम का हमें यहाँ पे इससे पता चलता है। ये सीक्वेंस जो है कि नियोलिथिक के बाद कालकोलिथिक आता है, देन फिर आयरन एज इसे हम बोलते हैं, ठीक है। कालकोलिथिक बोलो। और इसका नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आयरन एज, यानी कि जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? वैदिक पीरियड के नाम से। तो ये जो सीक्वेंस है, ये इसको हमें कहाँ से पता चलता है? कोल्डी हवा यानी जब बेलन वैली के पास ही जगह है, यहाँ से हमें इस बारे में पता चलता है। आगे बात करूंगी नेक्स्ट साइट की। नेक्स्ट साइट जो आपको याद रखनी है वो आपकी चौपानी, जो कि मांडो बेलन वैली के पास है। यहाँ पर हमें पोइट्री, जब मैंने आपको बताया ना कि नियोलिथिक में हमें बर्तन के एविडेंस देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे लोग बर्तनों का भी यूज़ करते थे, ये बात हमें चौपानी, जो मांडो बेलन वैली के पास जो जगह है, यहाँ से इसका एविडेंस हमें देखने को मिलता है। जो मैंने आपको अभी 5 पॉइंट पढ़ाए हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सब वेरी इंपॉर्टेंट, मेहरगढ़। अभी मैंने आपको बताया था मेहरगढ़ जो है ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ये हमें यहाँ से क्या क्या बातें पता चलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन अच्छे से कर लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ये सबसे अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट है, सबसे पुरानी नवपाषाण काल की साइट है। यहाँ पर हमें हाउस बिल्ट ऑफ सन ड्राइड ब्रिक्स बाय नियोलिथिक पीपल, यहाँ पे पहला एविडेंस तो ये मिला है कि सबसे अर्लीस्ट साइट है मेहरगढ़। दूसरा कह रहा है यहाँ पर हमें जो घर देखने को मिलते हैं वो जो धूप में सुखाए हुए ईंटों से बनाए हुए हैं, उसका एविडेंस मिलता है। तीसरा आपका जो है कि हमें एग्रीकल्चर यानी कि खेती, यानी कि लोग फसल उगाने लग गए थे, ये एविडेंस भी हमें कहाँ से? मेहरगढ़ से पता चलता है। वीट, बार्ले और कॉटन, ये 3 फसल आपको याद रखनी है। सबसे पहले जो खेती करने की शुरुआत हुई थी वो इन तीनों की थी, वीट, बार्ले और कॉटन की, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में बात करूँ अर्लीस्ट एग्जाम्पल, अगर डेंसिटी के देखोगे, ड्रिलिंग ऑफ ह्यूमन टूथ, जो मानव दान की जो ड्रिलिंग होती थी, सबसे पुराना उदाहरण हमें मेहरगढ़ से देखने को मिलता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100% आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहीं से पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये थे आपका पूरा मीसोलिथिक, पेलियोथिक, मीसोलिथिक और नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक पीरियड के बारे में पूरा डिटेल में मैंने आप सबको आज यहाँ की पूरी इस क्लास में बता दिया है।
यहाँ तक आप सबको बातें समझ में आ गई। कुछ और इम्पोर्टेंट साइट्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूँ कोल्दी हवा और महागरा, ये आपके साउथ इलाहाबाद में है। यहाँ पर हमें जो सर्कुलर यानी कि जो सर्कल शेप की जो झोपड़ी देखने को मिलती है, ठीक है, जो गोलाकार की झोपड़ियाँ हैं मिट्टी के बर्तन के, और यहाँ पे हमें चावल के एविडेंस भी देखने को मिलते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चावल के एविडेंस हमें देखने को कहाँ मिलते हैं, तो वह कोल्दी हवा या महागढ़ से हमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट मैं बात करूँगी, नेक्स्ट साइट आपकी पेयमपल्ली। पेयमपल्ली आपकी तमिलनाडु तनूर में है, ठीक है। नागार्जुन कोंडा या बूदीहाल आपका देखूंगी तो आंध्र प्रदेश में है। आमरा कोड्डीजी जो सिंध में है। पंजाब गारो हिल जो कि मेघालय सरायकौदा में है। इन सब जगहों पर हमें क्या देखने को मिलता है, इन संबंधित राज्यों से प्रमुख इसे सारे के सारे स्थल हैं। ये पेयमपल्ली आपको याद रखना है। इसकी जो जितनी भी इम्पोर्टेंट जगह थी वो सारी ये थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैक्सिमम आपने प्रीवियस ईयर तो चेक किए ही होंगे, तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अदरवाइज आपको मीसोलिथिक पेलियोथिक का तो मैंने, अगर आपने मेरे पेलियोथिक वाली पूरा पाषाण काल की वीडियो देखी होगी तो उसके क्वेश्चन आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा था। अगर आपको मीसोलिथिक और नियोलिथिक मध्य पाषाण काल नव पाषाण काल के क्वेश्चंस करने हैं, अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो इनको क्वेश्चन करने के लिए, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आ चाहिए, सब कुछ देखने के लिए लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन दिया। सबसे पहला लिंक अगर आप ओपन करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो वो आपकी प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आप लोगों को ये पूरा का पूरा स्टोन समझ में आ गया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाइए और चेकआउट कीजिए और देखिए आप लोगों ने पेलियोथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक जो क्वेश्चन कर लिए हैं, अब आप उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं या नहीं। तो स्टूडेंट ये थे हमारे स्टोन एज के तीनों इंपॉर्टेंट साइन, पेलियोथिक पुरापाषाण काल, मीसोलिथिक मध्यपाषाण काल, नियोलिथिक और नवपाषाण काल। ये तीनों मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप में से किसी ने भी इसको अच्छे से पूरा तीनों वीडियो देखिए और नोट्स प्रॉपरली बना रहे हैं तो आप को अगर किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो 100% आप उसको कर पाएंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर आप में से किसी ने भी इसका प्रॉपरली अच्छे नीट एंड क्लीन तरीके से नोट्स बनाए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने आप सबको बता दी, siddhidi2020@gmail.com पे। क्लियर हो गया? आज की क्लास कैसी लगी, पूरा कॉन्सेप्ट पेलियोथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक समझ में आया नहीं, ये सब कुछ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम लोग चालकोलिथिक पीरियड को पढ़ने वाले हैं। चालकोलिथिक पीरियड आपका लास्ट है, जिसको आप लोग कॉपर एज के नाम से भी जानते हो। तो इसके बारे में हमें और पढ़ना है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसके बाद हमारा ये स्टोन एज खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे आपको बतानी थी। आई होप आप सबको अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आगे आने वाली वीडियो से आपको अपडेट मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, दोनों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। एक में आपकी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट के मैसेज के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरा जो चैनल, वहाँ पे मैं आपको चैनल का लिंक सेंड कर देती हूँ और साथ ही साथ वहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, तो आपको दोनों चैनल यहाँ पे ज्वाइन कर लेने। आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई है, तो ज़्यादा लाइक शेयर करो, कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।